गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि आज हम लोग पाठ्यक्रम शुरू करेंगे और ये बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन कब तक आता है और हम लोग उस चीज़ के लिए फिर से रिवाइज करना शुरू कर देंगे और फिर एग्ज़ाम देंगे। अभी जहाँ तक अंदाज लगाया जा सकता है कि अगले 1-1.5 महीने तक तो और एग्ज़ाम मिला जुला के लेट हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन इधर 15 दिन का भी और है और फिर 10 दिन उधर, तो उस हिसाब से 1 महीने का अभी टाइम हमारे पास है। तो तब तक हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके रहेंगे। और जैसे हम लोग जानते हैं कि पार्ट 3 में 4 पेपर है। पार्ट 1 में हम लोग कितना पेपर 2 पेपर पढ़े थे, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, और जब पार्ट 2 में आए तो हम लोग कितना पेपर पढ़े, 3rd और 4, यानी पेपर 3 पेपर 4। और इसके बाद पार्ट 3 में पेपर 5 पेपर 6 पेपर 7 पेपर 8। तो 4 पेपर प्रॉपर होता है और उसके लिए एक अच्छे टाइम की ज़रूरत होती है अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए। तो इसलिए हम लोग सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, टाइम की स्थिति को समझते हुए सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम तब तक ना होते होते पार्ट 2 का आपका एग्ज़ाम होते होते एक पेपर हम लोग कंप्लीट कर चुके रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा होगा सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़ने का। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस लिखा रहे हैं और सिलेबस लिखाने के बाद फिर अपने प्लान अनुसार जैसा अच्छा टॉपिक होगा उस टॉपिक पे आएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और फिर आप लोगों को अभी राय मशवरा लेंगे सिलेबस समझाने के बाद कि कौन सा सिलेबस अच्छा होगा और कौन सा पढ़ना आपको ज़्यादा इंटरेस्ट किस में ज़्यादा होगा, वो हम देखेंगे और हम बताएंगे कि किस में क्या क्या टॉपिक है, किस प्रकार की टॉपिक रहेगी, और फिर आगे बढ़ेंगे। और एक बात बता दें कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबको इसको इजी वे में नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहाँ के बाद जब हम लोग साथ में मिलके पढ़ेंगे क्लास में रह के, तो वहाँ पर जहाँ तक पढ़ा चुके होंगे वहाँ के आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा सिलेबस है और सिर्फ क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ाना होता है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं करना होता है। जैसा आप लोग जानते ही हैं कि पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करना होता है किताब से, प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, किताब की सारी चीज़ें लगभग हम बता ही देते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो भी आप जान लीजिएगा। और इसके बाद फिर आप नोटबुक साथ में बनाते जाएंगे, सिलेबस जैसे लिखाएंगे और जैसे ही टॉपिक वाइज टॉपिक पेपर वाइज पेपर आगे बढ़ेंगे आप नोटबुक साथ में बनाते जाइएगा। और जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे। जूम पे जैसा सुनने में भी आ रहा है कि जूम पे भी बैन है, तो जूम शायद खुल भी नहीं रहा था, एक दिन कोशिश किए थे। तो आप कोशिश करेंगे कि जितनी सारी चीज़ें हैं सब वीडियो के माध्यम से ही समझ लें, और जैसे ही समझ में आ जाए तो फिर इसे नोट डाउन कर लें, नोट डाउन करते हुए समझते हुए आगे बढ़ें। तो आइए हम सिलेबस पे आते हैं, सिलेबस लिखाते हैं। पेपर फाइव ग्रुप रियल एनालिसिस, पूरे क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन कितना रहेगा। ग्रुप बी कॉम्प्लेक्स नंबर
पेपर 6 ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। जेब्रा, रिंग थ्योरी, वेक्टर स्पेस। पेपर 7 ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। न्यूमेरिकल एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। पेपर 8 ग्रुप ए, ग्रुप बी, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, ये आपका सिलेबस है। देखने में तो लग रहा होगा कि बहुत छोटा सिलेबस है, वैसा कुछ है नहीं। हम सिर्फ टॉपिक को स्किप किए हैं और चैप्टर लिखे हैं, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक होगी, वो हम बोल देंगे भी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि किसमें कितना मार्क्स होगा। जैसे आप जानते हैं कि पर पेपर आपको 100 मार्क्स का एग्जाम देना होता है। 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का 100 मार्क्स। क्लियर है। और जैसे 4 पेपर है तो 45 45 45 45, यानी कि अटैच करके आपको 45% पूरा करना होता है पूरे पेपर में। मान लीजिए किसी एक पेपर में आपको 90 मार्क्स इसमें आ जाता है, इसमें 0 मार्क्स आ जाता है, इसमें 45 आ जाता है, इसमें 45 आ जाता है, आप पास आउट समझे जाएंगे। अभी जो रूल में आप लोग एग्जाम देंगे और जिस रूल में आप पढ़ रहे हैं तो आप माने जाएंगे कि आप पास हैं। इसमें 0 मार्क्स दिए तो पास हैं, यानी कि 180 यदि आप मार्क्स लाते हैं तो आप पास आउट समझे जाएंगे पार्ट 3। इसी तरह का आपका पार्ट 2 था और इसी तरह का पार्ट 1 था। अब रूल बदलने वाली है, उस पर आप ध्यान न दें क्योंकि आपका समय अब कंप्लीट होने वाला है। और जिस फैशन में आप पढ़ चुके हैं अब उसी फैशन में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सिलेबस जो भी चेंज होता है वो पार्ट 1 से चेंज होकर के आगे बढ़ती है। आइए, जैसा आप जानते हैं कि प्रत्येक पेपर में आपको 6 क्वेश्चन बनाना होता है, ये बात क्लियर है। प्रत्येक पेपर में 6 क्वेश्चन बनाना होता है। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है और रेस्ट 5 सब्जेक्टिव होता है।
अब जो रेस्ट 5 बचा उसमें ए बी ए बी ए बी और ए बी करके वो दिया रहता है। ए बी करके जो दिया रहता है उसमें पहला ए 8 मार्क्स का और दूसरा बी जो रहता है वो भी 8 मार्क्स का होता है, जिसमें कि यदि एक क्वेश्चन को टच किए हैं तो दूसरे क्वेश्चन को भी टच करना नेसेसरी है। ये दूसरे क्वेश्चन को आप किसी क्वेश्चन का ए बनाए बी नहीं तो 16 मार्क्स में आपको उस क्वेश्चन से कितना मार्क्स मिला वो देखा जाएगा, या नहीं कि उस मार्क्स में उस क्वेश्चन में 8 मार्क्स था उसमें क्या मिलेगा, वैसा नहीं। मतलब जो भी क्वेश्चन आप टच करेंगे कंप्लीटली उसका ए और बी आप जरूर बनाएंगे। प्रत्येक ग्रुप से कम एक क्वेश्चन बनाना होता है, ये बात तो क्लियर है कि प्रत्येक ग्रुप से एक क्वेश्चन एटलीस्ट बनाना है और तीनों ग्रुप मिक्स करके 5 क्वेश्चन। ये कंडीशन थोड़ा सा पेपर 8 में आके चेंज हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा। पेपर 8 में एटलीस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ईच ग्रुप, कम से कम 2 क्वेश्चन एक ग्रुप से बनाना पड़ेगा और ओवरऑल 5 बनाना पड़ेगा। 2 2 अब जो एक बनाना है आप किसी से भी बना लीजिए, क्लियर है। और जो अब एक बन गया 5 हो गया और एक ऑब्जेक्टिव, तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग आते हैं सिलेबस को, क्लियर समझ गए। 100 मार्क्स 100 मार्क्स 100 मार्क्स 400 पूरा हो गया। एटलीस्ट 1 ईच ग्रुप, एटलीस्ट 1 ईच ग्रुप, एटलीस्ट 1 ईच ग्रुप, एटलीस्ट 2 ईच ग्रुप, क्लियर हो गया। मतलब ये हो गया, इसके बाद पूरे मिला के 5 क्वेश्चन, क्लियर है। तो आइए अब हम लोग आते हैं कि पेपर पढ़ा कैसे जाएगा और किसमें क्या होता है। जैसे आपको पार्ट 2 में रियल एनालिसिस पढ़ाए थे, सीक्वेंस सीरीज टेस्ट जैसे उसमें बताए थे, उसी तरह का रियल एनालिसिस में पहला सबसे पहले क्वेश्चन जो होगा वो समझिए, इसका पहला क्वेश्चन रिमान इंटीग्रेशन होगा। जो रिमान इंटीग्रेशन होगा इसका, जो आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं 12th में पढ़े थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर करके वो एक ग्राफ मेथड से और वो थ्योरेटिकल मेथड से यहीं पे प्रॉपर में है, इसका एप्लीकेशन वहां यूज करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जबकि इससे रिलेटेड थ्योरम और वो सारा चीज आपको यहाँ ही मिलेगा। इंटीग्रेशन से रिलेटेड अपर लिमिट लोअर लिमिट, डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़े थे ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसी तरह का। तो ठीक है, फिर कल ले लें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो सीक्वेंस एंड सीरीज से होगा। उसके बाद तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी उसमें उसी चीजों से होगा जिस तरह टेस्ट वहां पढ़ते थे, डिस्लेट टेस्ट वगैरह इसमें हमको मिलेगा। इसमें आपको यंग्स थ्योरम, स्वार्ट्ज थ्योरम और उससे रिलेटेड डिफरेंट इंटीग्रेशन टाइप लिमिट भी मिलेगा, लिमिट निकालना पड़ेगा। वो एकदम इजी चीज है, जो आप पार्ट 2 में पढ़े थे वही चीज से रिलेटेड यहाँ चीजें मिलेगी। आइए ग्रुप बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे जो क्वेश्चन होगा वो पूरे का पूरे 4 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स से भी 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो 4 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो आप हम शुरुआत करेंगे वो 11th से ही करेंगे। 11th में जितना बेसिक चीज है, क्योंकि सारा चीज याद कराना जरूरी है, जैसे मॉड निकालते थे, फिर लेंथ निकालते थे, मॉड जेड वगैरह सारा चीज, तो वो वहां से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो उसका होगा वो उसका फंक्शन होगा, फंक्शन पर, यानी कि जैसे कि एक फंक्शन f(x) लिखते हैं, अब यहाँ पर x ना लिख के z लिख देंगे, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो वो कॉम्प्लेक्स ऑफ फंक्शन है। और फिर उसका 2 क्वेश्चन उसका एप्लीकेशन होगा। आइए मैट्रिक्स स्पेस जो आप पढ़ेंगे वो क्या चीज है। मैट्रिक्स स्पेस भी एक फंक्शन होगा। वो फंक्शन इस प्रकार से होगा जिसका डोमेन डिस्टेंस होगा, यानी कि डिस्टेंस डोमेन फंक्शन होगा। कहने का मतलब जैसे समझिए एक डी फंक्शन होगा और x और y इस तरह का चीज लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि लिख रहे हैं ऊपर, बताएंगे कैसी चीजें होंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ये d हुआ और ये x और ये y हुआ। अब बताइए ये x और y 2 पॉइंट किसी एरिया में होगा। यहाँ पर यदि ये x y सेम पॉइंट पर हो जाए तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 0। यदि ये डिस्टेंस यहाँ एक x यहाँ है और y यहाँ है, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन x y जो मेजर करेंगे, मान लीजिए 1 मीटर है तो 1 मीटर होगा। अब ये बताइए ये डिस्टेंस जो है ये
बराबर होगा ना y और x के, यानी कि इधर से जितना डिस्टेंस है उतना इधर से होगा। उसी तरह से एक तीसरा लेंगे पॉइंट, वो यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ आएगा या फिर वो डायरेक्ट यहाँ चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला डिस्टेंस बड़ा होगा और ये छोटा होगा। डिस्टेंस फंक्शन के तौर पे चीजों को पढ़ेंगे। डी जो आप देख रहे हैं, आप दिमाग में सोचिएगा, जो फंक्शन एफ पढ़ते थे उसी तरह का ये डी होगा। तो मैट्रिक्स स्पेस में इसी तरह का चीज पढ़ेंगे, बहुत सारा थ्योरम आएगा, 4 क्वेश्चन यहाँ भी आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से पटना की दूरी और पटना से यहाँ की दूरी, तो इधर से जाएं या उधर से जाएं, डिस्टेंस बराबर होगा। यदि पटना और ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाए तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ से भागलपुर, भागलपुर से पटना और पटना से फिर यहाँ, तो कहने का मतलब यहाँ से सीधा पटना जाएंगे वो चीज बड़ा होगा ना, यहाँ से भागलपुर, फिर भागलपुर से पटना घूम करके वापिस। तो उस हिसाब से चीजों को आप पढ़ेंगे। आपको डेफिनेशन ही याद करा दिए, इस जगह दिमाग में सेट कर दिए। आइए पेपर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर 6 के में क्वेश्चन ये पहला जो रहेगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, ये जान लीजिए कि ये 6 जो आप पढ़े थे ग्रुप थ्योरी वही रहेगा, और उससे 4 क्वेश्चन यहाँ रहेगा। उससे यहाँ चीजें बाद में से जितना चीज आप पार्ट 1 में पढ़ चुके थे वहां तक आपका रिवाइज रहना चाहिए, वहां के बाद आगे बढ़ेंगे तब यहाँ पे पढ़ेंगे। रिंग थ्योरी, आइए वहां भी रिंग थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़े थे। रिंग थ्योरी के बारे में जो हम लोग वहां पढ़े थे, वहां से लगभग सारी चीजें उतनी ही होगी, थोड़ा चीज बढ़ेगा। जैसे सॉल्वेबल पढ़ेंगे वो सारी चीजें बढ़ेगी। इसके बाद 2-4 और टॉपिक है, वो 2-3 टॉपिक बढ़ेगा और 4 क्वेश्चन उसी से रहेगा। वेक्टर स्पेस ये एक नई चीज होगी। जिस तरह से मैट्रिक्स स्पेस आपके दिमाग पे जोर डाले के पढ़ने को राजी करेगा, उसी तरह से वेक्टर स्पेस भी करेगा। वेक्टर स्पेस के बारे में भी कुछ प्रॉपर्टीज है, थ्योरम्स है, उसको भी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ये भी आसान होगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका ये NA न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये जो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस टॉपिक होगा, ये एक एल्गोरिथम टाइप का चीज होगा, जो आपको किसी भी समीकरण इक्वेशन जो आप 10th में 8th में 9th में सॉल्व करते थे और उससे x का वैल्यू निकालते थे, जो रूट जिसको हम कह रहे हैं, उसी तरह से यहाँ भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उस इक्वेशन का हम लोग रूट निकालेंगे। समझ रहे हैं बातों को? और ये जो रूट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, वो रूट निकालने का जो फॉर्मेशन होगा वो एल्गोरिथम कहलाएगा, जो कि किसी समीकरण से x के वैल्यू को प्राप्त करेंगे। अब आप कहेंगे कि वहां का चीज यहाँ कैसे आ गया, तो वहां आप जो आप वैल्यू निकालते थे वो पॉइंट में नहीं निकलता था। पहली बात, यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा पॉइंट में और क्लिष्ट कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। वहां 2 वेरिएबल पे रहता था, यहाँ 3 और 4 वेरिएबल पे रहेगा। बात को समझ रहे हैं? और यहाँ पे ये पूरे 4 क्वेश्चन रहेगा, एल्गोरिथम रहेगा और इसके बाद उसका उससे रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। इसमें कैलकुलेटर यूज करने का अलाउ रहता है। प्रोबेबिलिटी, इससे भी 4 क्वेश्चन रहेगा। जो आप 12th में पढ़े हैं उससे वहां से लेके चीजें आगे बढ़ेगी, वहां वाली भी चीज रहेगी और उससे फिर आगे बढ़ेगी। तो आप बात समझ गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी आपके दिमाग में फ्लैश हो गया होगा। एलपीपी, फिर वही बात, 12th में एक क्वेश्चन एलपीपी पे आप पढ़े थे, तो जो क्वेश्चन आप एलपीपी पे पढ़े थे एक क्वेश्चन वो मिलेगा और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसके आगे बढ़ेंगे। ये भी बात आप समझ गए होंगे। आइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोस्टैटिक्स और रिजिड बॉडी डायनामिक्स। चलिए चीजों को इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझना होगा। ये जनरली फिजिक्स का चैप्टर है, लेकिन आपको पढ़ना है। हम बताए थे जैसे आप लोगों को कि फिजिक्स में टॉपिक जो होता है वो फिजिक्स का मैकेनिक्स होता है, थर्मोडायनामिक्स होता है और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिजिक्स का 3 टॉपिक, 3 ब्रांच है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स में जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है वो दिए हुए है कि आप इसके मैकेनिक्स को पढ़ें। मैथमेटिक्स वाले को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक को पढ़ें। तो वो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आप इस मैकेनिक्स को 11th में भी पढ़े होंगे। 11th जब शुरू हुआ होगा तो मैकेनिक्स से ही हुआ होगा, और जो आईटी वगैरह का तैयारी किए होंगे, प्रिपरेशन किए होंगे,
वो थर्मोडायनेमिक्स को भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। और इलेक्ट्रिसिटी तो 12th में भी इलेक्ट्रिक करंट केमिकल कैनेटिक्स नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल कैनेटिक्स में भी थोड़ा सा प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं, केमिकल कैनेटिक्स में जो चार्ज से रिलेटेड है, एक चार्ज होता है, एक करंट होता है, तो वो चीज पढ़े होंगे यदि वहां पे अच्छे ढंग से पढ़े होंगे तो हम मैनुअली आइए हम मैकेनिक्स के बारे में आपको कुछ बताते हैं। मैकेनिक्स जो आपका चीज है ये भी 3 भाग में बटा हुआ है। फिजिक्स 3 भाग में था, 3 पार्ट में था। पहला मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मैकेनिक्स जो है वो 2 पार्ट में आपका डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसका 2 पार्ट आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में। एक पार्ट पीजी में जाके आपको मैथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है पढ़ने की। तो उसमें जो आपका पहला टॉपिक होगा रिजिड मैकेनिक्स ऑन रिजिड बॉडी। मैकेनिक्स जो पढ़ेंगे वो रिजिड बॉडी के ऊपर पढ़ेंगे। इसके बाद मैकेनिक्स पढ़ेंगे वो फ्लूइड पे पढ़ेंगे। और इसके बाद डिफॉर्मिंग मैकेनिक्स जो पढ़ेंगे डिफॉर्मेबल बॉडीज पे पढ़ेंगे। तो डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में जान लीजिए कि उसमें भी 2 टॉपिक होता है, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। ये आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जब आप जाएंगे तो वो वहां मिल जाएगा आपको, या फिजिक्स में मिल जाएगा। वो आपके मैथमेटिक्स सिलेबस में बिहार यूनिवर्सिटी के आसपास या बिहार झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी के पास ये नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब आइए हम आते हैं कि जो मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट होगा उसमें भी 2 पार्ट होगा। उसमें पहला होगा स्टैटिक्स, दूसरा होगा डायनामिक्स। स्टैटिक्स के नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि स्टैटिक्स का मतलब हो गया कि स्थित की, एट रेस्ट, स्थिर अवस्था में, बात समझ रहे हैं। और डायनामिक्स का मतलब हो गया गतिशील अवस्था में, मोशन में, इन मोशन। तो जब बॉडी का या फ्लूइड का, बताएंगे फ्लूइड क्या है, बॉडी और फ्लूइड का जब हम लोग स्टडी करेंगे तो जब वो स्टैटिक्स अवस्था में करेंगे तो वो स्टैटिक्स का चीज जो क्या है, फ्लूइड अलग है। तो वो जो बॉडी का स्टेट यानी कि एट रेस्ट में जब उस पर फोर्स, इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स के बारे में कुछ स्टडी करेंगे तो वो स्टैटिक्स में आएगा। जो पार्ट 1 में स्टैटिक्स पढ़ लिए होंगे। और इसके बाद जब गतिशील, जब मोशन में हम किसी बॉडी पर डिस्कस करेंगे तो वो डायनामिक्स कहलाएगा। अब डायनामिक्स में 2 पार्ट होगा। अब वो मोशन में जो बॉडी रहेगा वो पार्टिकल पे भी हो सकता है और अब फुल बॉडी, क्योंकि बॉडी जो बना है पार्टिकल से। अब जो पार्टिकल पे मोशन में रहेगा तो उस पे जो डिस्कस होगा वो डायनामिक्स ऑन पार्टिकल, ये पार्ट 2 के ग्रुप C पेपर 4 में हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद बॉडी जब मोशन में रहेगा, पहले क्या था, बॉडी रेस्ट में, सॉरी मोशन में पार्टिकल था, तो वो डायनामिक्स ऑन पार्टिकल पार्ट 2 हो गया है। अब बॉडी जब मोशन में रहेगा, पहले पार्टिकल अब बॉडी, तो वो जो आएगा वो यहाँ कहलाएगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स। वो आपका यहाँ है 4 क्वेश्चन है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन से आपको बनाना है। ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर में फिर टॉपिक मिलेगा। आइए इसके बाद हम लोग आते हैं मैकेनिक्स ऑन फ्लूइड, जिसको हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स ऑन फ्लूइड जो रहेगा वो देखिए वो कैसा होगा। जब पानी, फ्लूइड का मतलब वाटर, लिक्विड ले लीजिए, गैस ले लीजिए या प्लाज्मा। प्लाज्मा तो आप जान रहे हैं ब्लड से रिलेटेड अभी बहुत नाम चल रहा है। तो वो प्लाज्मा पे जब हम लोग वो फ्लूइड पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे एट रेस्ट स्टेट की अवस्था में, रेस्ट की अवस्था में, तो वो चीज का जो हम लोग स्टडी करेंगे वो स्टैटिक्स चैप्टर में करेंगे। वो चैप्टर यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक्स के नाम से जाना जाएगा। बात वो समझ गए होंगे। बाकी तो ये सारा सिलेबस तो हम जब भी शुरू करेंगे तो वो पूरा टॉपिक जो अभी आपको हम बोले सारी चीजों को लिखेंगे और आप लोग सिलेबस समझ चुके होंगे। नंबर के बारे में बता दिए, एक बार नंबर बता दें, 100 100 100 100 और इसके बाद एटलीस्ट 1 इन ईच ग्रुप, एटलीस्ट 1 in each group, at least 1 in each group, at least 2 in each group, overall 5 question, overall 5 question long, overall 5 question, overall 5 question with extra 1 objective, overall 1 objective, यानी कि overall सब मिला के 6 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा with objective, 6 क्वेश्चन with objective, 6 क्वेश्चन with objective, 6 क्वेश्चन with objective। तो बात तो आप आई थिंक सब समझ ही गए होंगे आप लोग। और आप जहां तक हमारा बात है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रोस्टैटिक्स जो कि एक छोटा सा, ये छोटा छोटा ग्रुप दिख रहा है आपको,
दिख नहीं रहा है थोड़ा बड़ा, लेकिन ये कंप्लीट कर लेना इसलिए हम अच्छा समझते हैं क्योंकि इसमें लैंग्वेज ज़्यादा मिलेगा। फिजिक्स पढ़े ही होंगे आप, तो लैंग्वेज कुछ ज़्यादा मिलेगा और आपके पास अभी प्रॉपर टाइम होगा घर पे रिवाइज करने का, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाहर निकलना है, आपको घर में रह के पढ़ना ही है और आप घर में रह के पढ़ेंगे। तो हम समझते हैं जहाँ तक कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा। बाकी कोई चाहते हैं कि नहीं हमें शुरू यहीं से किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। रीमान इंटीग्रेशन है और शायद बहुत कम ही स्टूडेंट आपको पार्ट थर्ड में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि रीमान इंटीग्रेशन पे या तो वो ना पढ़े हैं या उनकी पकड़ नहीं है। ऐसा भी होता है कि मैक्सिमम टाइम वो पढ़ के ही नहीं जाते हैं, पहला ग्रुप होता है और पहला क्वेश्चन ही छोड़ के जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ किसी तरह ऑब्जेक्टिव बना लिया करते हैं जैसा हमको जानकारी पिछले बैच से मिला है कि ऐसा ऐसा होता है। तो बाकी जो भी हो बाकी तो हम कुछ जानते नहीं उसके बारे में, तो आप सिर्फ इतनी बातों को समझें। यदि चाहें तो यहाँ रीमान इंटीग्रेशन से भी हम चालू कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें चालू करने का एक कारण ये भी है कि जो भी चीजें बोलेंगे आप घर में प्रैक्टिकल करके खुद भी समझ सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि कोई फोर्स लगाइएगा, पानी में कुछ बल मिल रहा है, कोई डब्बा ला करके उस पर हम बटन रख करके टब में या कंटेनर में आपको दिखा भी कुछ सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा चैप्टर जैसे कि अलजेब्रा के बारे में ये तो आप पढ़े ही हैं पार्ट 1 में, इस पे भी कुछ खास डिस्कस कर जो मैं लिखेंगे बस आपके दिमाग में बैठेगा। प्रैक्टिकली ये कुछ ज्यादा अच्छा हमारे हिसाब से हो रहा है। जहाँ तक न्यूमेरिकल एनालिसिस से सवाल बनाएंगे, कैलकुलेटर तो अभी बड़ा मुश्किल हो जाता है कैलकुलेटर यूट्यूब पे समझाने में, तो आप समझ ही रहे हैं। एलपीपी प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है, उसी चीज को लिखेंगे समझाएंगे तो कुछ खास नहीं, इस पे प्रैक्टिकल कुछ होगा। तो हम समझ रहे थे कि अभी कुछ प्रैक्टिकली पढ़ाते तो कुछ ज्यादा अच्छा होता। बाकी आप लोग अपना क्या आपका विचार है आप हमें व्हाट्सएप जरूर करेंगे, और यदि आपको लग रहा है कि नहीं इस तरह से होना चाहिए वो बताइए, या वो ही करना चाहिए वो भी आप बताइए। कुछ नए स्टूडेंट जुटे हैं तो उनको भी हम थोड़ा कुछ बता देना चाहेंगे कि आप हमारे पढ़ाने के तरीके से कुछ वाकिफ होंगे और नहीं होंगे तो यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ें। ये बात जरूर है कि ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है, कैमरा देख करके वीडियो को शूट करना होता है और फिर आप तक पहुंचता है, तो सारी चीजें आपकी क्या प्रॉब्लम है ये हमें खुद समझना होता है। जबकि क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्लास में आप कुछ पूछ सकते हैं, हम कुछ बोल सकते हैं, आपके फेस को वहाँ पे प्रेजेंट रह के देख सकते हैं, हम बातों को समझ सकते हैं कि आप क्या समझे और क्या ना समझे। तो वो एक अलग तरह का रिएक्शन से वहाँ पढ़ाई होता है, लेकिन ये अलग तरह से होता है। फिर भी हम खुद को मानते हैं कि ये चीज सक्सेस अभी है और आप लोगों का रिस्पांस जिस हिसाब से आ रहा है तो उनको सक्सेस नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ कभी कदार समय इस तरह हो जाता है, लेकिन फिर भी अब वेदर पे भी हम कुछ कंट्रोल तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी रेगुलर आपको वीडियोस मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्लास जिस तरह से करते थे उसी तरह नोटबुक बना के क्लास कीजिए, और जो हमारे पढ़ाने का तरीका है वो हम बता देना चाहेंगे कि जब हम लोग मिलेंगे क्लासरूम में तो जिस तरह से हम लोग टेस्ट लेते थे वो टेस्ट जरूर होगा और हमेशा होता है, पिछले कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं और वो टेस्ट होता है। टेस्ट के माध्यम से ही हमारे स्टूडेंट का अच्छा और बेहतर रिजल्ट सारों का होता है। तो इसके बारे में तो फिर यदि कुछ बातें हो तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगले दिन हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे, आप लोग भी डिसाइड करके हमें बता सकते हैं कि कोई और सिलेबस स्टार्ट करना है या वो करना है, और फिर जैसा अच्छा होगा वो करेंगे। रात के 8 बजे तक कंफर्म कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे 8 बजे हम ऑनलाइन भी रहते हैं अपने व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।